आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल के बारे में बताएंगे। लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल, इसमें हम सभी अध्ययन करेंगे कि लोकसभा संसद का एक अंग है, इसको जानेंगे। इसके बाद ये जानेंगे कि लोकसभा के अन्य नाम कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये बहुत पूछे जाते हैं। लोकसभा की संरचना कैसे होती है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता नियोग्यता, इसके बारे में जानेंगे। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा का जो सदन है उसका कार्यकाल क्या है, और जो सदस्य चुनकर आते हैं उनका कार्यकाल क्या है, इसको जानेंगे। गणपूर्ति क्या होता है लोकसभा राज्यसभा के संदर्भ में, कोरम क्या होता है, ये सब समझेंगे। लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में और अंततः लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानेंगे। आप सभी ने भारतीय संविधान में ये पढ़ा है कि जो केंद्रीय विधानमंडल होता है उसे संसद कहते हैं। और इस संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में 79 में उल्लिखित है, संसद के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। तो ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79। संसद में कौन कौन आता है, क्या क्या आता है, तो राष्ट्रपति नंबर 1, नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम सभी यहाँ अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 81 में है, 81 में है। तो ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 81 भी आपको याद रखना है। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं राज्यसभा के बारे में। जिन विद्यार्थियों ने अध्ययन नहीं किया है, नीचे लिंक दिया गया है, आप अध्ययन कर सकते हैं। अनुच्छेद 80 के बारे में भी आपको ज्ञात होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि लोकसभा के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इनको आप नोट कर लें। लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा। लोकसभा का दूसरा नाम क्या है, निम्न सदन। इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये बहुत पूछा जाता है। वनडे एग्जाम्स जो विद्यार्थी दे रहे हैं इनको सब नोट करेंगे। प्रथम सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है। तीसरा एक और नाम है लोकप्रिय सदन। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। एक और नाम लिखेंगे जनप्रतिनिधि सदन। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि सदन भी इसको कहते हैं। अस्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है। राज्यसभा में आपने पढ़ा है कि स्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन लोकसभा है, द्वितीय सदन राज्यसभा है। तो ये नाम भी आपको याद होने चाहिए कि लोकसभा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद लोकसभा की संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले ही हमने उल्लेख किया है कि लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, 81 में है। जहाँ तक संरचना की बात है लोकसभा की, तो लोकसभा में अधिकतम जो
सदस्य संख्या है लोकसभा की वो है 552, 552, और इसमें भी 550 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय से आते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 331 में है, उनका मनोनयन होता है। 550 सदस्य हैं, 550 में 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं और जो शेष 20 हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। आपका उत्तर होगा 552। इसमें कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 550। मनोनयन कितने लोगों का होता है? 2 सदस्यों का मनोनयन होता है। राज्यसभा में आपने देखा कि 12 सदस्यों का मनोनयन होता है और लोकसभा में 2 सदस्यों का। ये जो 2 सदस्य हैं, ये याद रखना है आपको, ये आंग्ल भारतीय समुदाय से हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय से इनका चयन होता है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 331, 331। इसके बाद आपसे यह भी पूछा जाता है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो अधिकतम जैसे आपने पढ़ा कि 552 है। वर्तमान में ये सदस्य संख्या 552 के स्थान पर 545 है और 545 में भी 543 निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्यों का मनोनयन होता है। 543 में 530 सदस्य राज्यों के द्वारा और 13 सदस्य संघ शासित क्षेत्र हैं, जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं, उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये आपको तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। बहुत पूछा जाता है कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं। तो आपका उत्तर होगा 545। कितने निर्वाचित होते हैं वर्तमान में? 543 और 2 का अनुच्छेद 331 के द्वारा मनोनयन होता है। तो यहां से प्रश्न आपके बनते हैं, ये सारी बातें आप नोट करेंगे। इसके बाद हम सभी बात करेंगे सदस्यों की योग्यता का। तो अनुच्छेद 84 आपको अध्ययन करना है, आर्टिकल 84 अध्ययन करना है, जिसमें सदस्यों की योग्यता के बारे में बात है। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए, ये आपको तैयार करना है। तो पहली जो शर्त है, योग्यता है, वो ये है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात जो आपको तैयार रखनी है, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। जैसे आपने अभी संसद के बारे में जाना, संसद में राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। राष्ट्रपति के टॉपिक में आपने पढ़ा है कि जो आयु सीमा है, राष्ट्रपति को 35 वर्ष की उम्र पार करनी है, कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा में आपने अध्ययन किया है कि 30 वर्ष की अधिकतम उम्र होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा में ये आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है कि कम से कम 25 वर्ष हो। अधिकतम आयु सीमा किसी में भी नहीं दी गई है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक और टेक्निकल प्रश्न बन जाता है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी निम्नतम आयु सीमा क्या है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो प्रधानमंत्री है वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का सामान्य रूप से नेता होता है। तो लोकसभा का यदि वह सदस्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष होगी न्यूनतम। लेकिन यह भी है कि वह राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष। टेक्निकल पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। सीधे सीधे प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। जैसा प्रश्न है वैसे आपको करना है। इसके अलावा
तीसरी जो बात आपको ध्यान में रखना है कि संसद समय समय पर जो विधि बनाएगी, जो कानून बनाएगी, उन शर्तों को वह व्यक्ति पूरा करता हो। इसके बाद हर एक सदस्य के लिए, सदन के सदस्य के लिए जहां योग्यता की बात होती है, वही निर्योग्यता की भी बात होती है, डिस्क्वालिफिकेशंस की बात भी होती है। तो इसमें निर्योग्यता के बारे में अनुच्छेद 102 आपको याद रखना है। पहले भी राज्यसभा में, राष्ट्रपति में हमने उल्लेख किया है। उसमें पहली बात यह है कि वह लाभ का पद धारण ना करता हो। पहले डिस्क्वालिफिकेशंस ये है, लेकिन ये याद रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ का मंत्री है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, वह पागल ना हो। और तीसरी बात, वह दिवालिया ना हो। तो ये डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। विस्तार से हम लोगों ने राष्ट्रपति में, राज्यसभा में अध्ययन किया है, तो ये बातें पहले भी आप अध्ययन कर चुके हैं डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में। यहाँ फिर से आप समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे सदस्यों का निर्वाचन। इंपॉर्टेंट है। अब लोकसभा के सदस्य जो है, उनका जो निर्वाचन कैसे होता है, इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। राज्यसभा में आपने पढ़ा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है, लेकिन लोकसभा में जनता सीधे अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करती है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा में। पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। इसका अर्थ यह है, जो हमारे यहाँ कानून के द्वारा बनाया गया है कि जो भी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री 18 वर्ष से ऊपर है, वो अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, उनको चुनाव में मत देने का अधिकार है। इसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। कोई जाति, लिंग, अन्य आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी ये चुनाव होता है, आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के बारे में पढ़ा कि कैसे एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इस प्रकार के शब्दों का आपने वहाँ प्रयोग किया था। लेकिन उस प्रकार की बात यहाँ नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन है। मान लेते हैं कि कोई चुनाव में 4 प्रत्याशी हैं और इसमें जो भी आपको सीधे मत देना है, वरीयता के आधार पर कोई मत नहीं देना है, सीधे मत देना है, और जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा उसे ही चुना हुआ मान लिया जाएगा। तो ये जो चुनाव प्रणाली है, इसको कहते हैं सरलतम चुनाव प्रणाली। एक शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको लिख लेंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हिंदी में इसको लिख लेंगे, हिंदी मीडियम के छात्र। ये किस में यूज होता है, इसको क्या कहा जाता है, सरलतम चुनाव प्रणाली। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में ये 3 बातें मुख्य रूप से आपको ज्ञात होनी चाहिए। इसके बाद कार्यकाल के बारे में
प्रश्न आते हैं, सदन का कार्यकाल कितना होता है। तो अनुच्छेद 83 में ये कहा गया है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। पहली बैठक से लेकर के वह 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहता है। लेकिन 83(2) में, अनुच्छेद 83(2) 83(2) में ये कहा गया है कि यदि देश में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, 352 के संदर्भ में, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और यदि यह राष्ट्रीय आपात की स्थिति लगातार बनी हुई है तो 1 वर्ष करके अनेकों बार, अनगिनत बार ये बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हमारे यहाँ प्रावधान है, 1 वर्ष। लेकिन यदि राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाता है तो 6 माह तक ये लागू रह सकता है। 6 माह के बाद चुनाव कराना आवश्यक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात ये याद रखना है कि यदि मंत्रिमंडल लोकसभा के विघटन की सिफारिश कर दे और राष्ट्रपति को ये विश्वास हो कि जिस मंत्रिमंडल ने ये सिफारिश किया है उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, तो भी लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। तो सामान्य रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही कि अवधि कितनी है, कार्यकाल कितना है लोकसभा का, 5 वर्ष। राष्ट्रीय आपात में कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष। 1 वर्ष करके कई बार बढ़ाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपात समाप्त होने के बाद 6 माह तक ही लागू रह सकता है। इसके बाद चुनाव आवश्यक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जहाँ तक सदस्य का कार्यकाल है, तो जो भी लोकसभा का सदस्य बनता है वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। उसका पद जो रिक्त होता है उसमें कुछ बातें हैं, जैसे यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये पद रिक्त हो जाता है। दूसरा ये कि वह त्यागपत्र भी दे सकता है। लोकसभा का सदस्य त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और अगर लोकसभा अध्यक्ष उसको स्वीकार कर लेता है तो भी वह पद मुक्त हो सकता है। तीसरी बात यह भी है कि सदन में यदि वह लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, 60 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 60 दिन तक अगर वह अनुपस्थित रहता है तो भी उसका पद रिक्त हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे। तो ये है सदन और सदस्य का कार्यकाल। इसके बाद कोरम की बात होती है। कोरम का अर्थ ये होता है कि सदन के संचालन के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या, जैसे लोकसभा है या राज्यसभा है, दोनों के लिए यह इस्तेमाल होता है कि कोरम क्या होता है। तो सदन को संचालित करने के लिए एक न्यूनतम सदस्य संख्या की आवश्यकता होती है और वह संख्या है कुल संख्या का, जो सदन की कुल संख्या है उसका 1/10 यानी 10%। जैसे लोकसभा में यदि वर्तमान में 545 सदस्य हैं तो इसका 1/10 आवश्यक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 55 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है, तभी सदन की कार्यवाही शुरू हो पाएगी। लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा कोई भी विधानमंडल होता है उसका एक अध्यक्ष होता है या सभापति होता है। तो लोकसभा में भी लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान है। एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा अध्यक्ष का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 93 में है, ये आपको याद में रखना है। जैसे सामान्य रूप से किसी सदन के संचालन के लिए जो अध्यक्ष है या सभापति है, अधिकार है, वही सब अधिकार हमारे लोकसभा अध्यक्ष को भी है। और जब लोकसभा अध्यक्ष सदन का संचालन नहीं कर रहा होता है तो ऐसी अनुपस्थित होता है, ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालता है।
तो लोकसभा अध्यक्ष की जो कार्य है सामान्य रूप से वही है सदन का संचालन करना, सदन की व्यवस्था बनाए रखना, जो सदन के सदस्य हैं उनके अधिकारों को संरक्षित करना, उनके बोलने के अधिकार का प्रयोग करना, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास होते हैं। इसके बाद लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों में सबसे पहले विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंतर्गत लोकसभा में जो सामान्य विधेयक है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्य विधेयक के साथ साथ जो वित्त विधेयक है वह भी लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ ये बात ध्यान में रखना है कि सामान्य विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा में भी ऐसा ही किया जाता है कि ये सामान्य विधेयक लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन जो वित्त विधेयक है या धन विधेयक है ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। तो लोकसभा को इस प्रकार से विशेष अधिकार मिल जाता है वित्त विधेयक के संदर्भ में। इसीलिए आप ये कह सकते हैं जो वित्तीय अधिकार हैं, वित्तीय शक्ति है, वो लोकसभा की ज़्यादा है राज्यसभा की तुलना में। जो वित्त विधेयक हैं, धन विधेयक हैं, ये सामान्य विधेयक की तरह ही दूसरे सदन में जाते हैं यानी राज्यसभा में जाते हैं। तो वित्त विधेयक को 14 दिन के अंदर राज्यसभा को पारित करना होता है। यदि राज्यसभा ऐसा नहीं करता है तो ये वित्त विधेयक स्वतः पारित हुए मान लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखना है कि लोकसभा को वित्तीय शक्तियाँ राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा हैं। तीसरी बात, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका के शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण क्या है कि जो हमारा मंत्रिमंडल है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक विशेष बात, यानी यहां भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज्यादा अधिकार प्राप्त है। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मंत्रिमंडल लोकसभा का विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जो सदन है, लोकसभा है, वो कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकता है, पूरक प्रश्न पूछ सकता है, स्थगन प्रस्ताव ला सकता है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और इस प्रकार से जो लोकसभा है वह कार्यपालिका पर यानी सरकार पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं लोकसभा के पास में। चौथी शक्ति के बारे में संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन से संबंधित जो भी विधेयक हैं वो लोकसभा में भी लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में भी लाए जा सकते हैं। एक सदन में लाए जाने के बाद, लोकसभा में लाए जाने के बाद, जैसे सामान्य विधेयक के संदर्भ में प्रावधान है कि वह दूसरे में जाएगा, वैसे ही संविधान संशोधन के संदर्भ में भी दोनों में जाना आवश्यक है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये पारित हुई मान लिए जाते हैं और ये विधेयक कानून बन जाते हैं। बस सामान्य विधेयक में ये रहता है कि सामान्य विधेयक में यदि दोनों सदनों में कोई मतभेद होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन के संदर्भ में ये विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है। इसके बाद पांचवें में आप कह सकते हैं निर्वाचक मंडल के रूप में। निर्वाचक मंडल में आप जैसा जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों में लोकसभा के सदस्यों की भूमिका होती है। इसके अलावा भी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुनता है लोकसभा। तो इस प्रकार से निर्वाचक मंडल की भूमिका निभाता है लोकसभा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि
लोकसभा की न्यायिक शक्ति के बारे में। न्यायिक शक्ति आपने राष्ट्रपति के टॉपिक में महाभियोग के बारे में पढ़ा है। महाभियोग एक प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। तो ये अधिकार राज्यसभा को भी उतने ही हैं। तो एक न्यायिक भूमिका हो जाती है राष्ट्रपति के संदर्भ में। महाभियोग राष्ट्रपति के संदर्भ में है, आपको राष्ट्रपति के टॉपिक में विस्तार से समझाया गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, इनके जो न्यायाधीश हैं, इन पर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है जो लोकसभा और राज्यसभा में अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया दोनों सदनों में पूरी की जाती है। तो यह न्यायिक शक्ति के बारे में है। तो विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका शक्तियां हैं, संविधान संशोधन की शक्ति है, निर्वाचक मंडल के रूप में भूमिका है, न्यायिक शक्ति है। ये सब आपको तैयार करना है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि लोकसभा के पास में कुछ विशिष्ट शक्तियां भी हैं। विशिष्ट शक्तियों में जैसे आपने पढ़ा कि जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी यहां पर लोकसभा को विशेष अधिकार मिल जाता है। दूसरी बात, यदि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है राज्यसभा की तुलना में, तो अंततः मतभेद की स्थिति में विधेयक में लोकसभा को ही वरीयता प्राप्त होती है व्यवहार में। तो मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अनुच्छेद 108 के बारे में यह है। तीसरी बात जो लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है कि वित्त विधेयक, जो पहले भी मैं बता चुका हूं, धन विधेयक, वो लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाएगा। और इस बात का निर्धारण कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी विद्यार्थियों को एक एक पॉइंट्स के नोट्स बना लेने हैं। वनडे एग्जाम्स में, प्रीलिम्स, आईएएस प्रीलिम्स में, पीसीएस प्रीलिम्स में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं और सभी को तैयार करेंगे।